Chapters 1445 Culprit Fang Yuan, 1446 Soul Path Trap Dispelled, 1447 Regaining What He Lost, 1448 Ghost Official Garment Chapter Start Chapter 1445 मुजरिम फैंग युआन। मूरोंग किंगसी अपनी पूरी ताकत से उड़ रही थी, उसकी ऐसी लापरवाही ने फौरन ही दूसरे गु इमॉर्टल्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? मूरोंग किंगसी का चेहरा देखकर लगता है कुछ गड़बड़ है। किंगसी, एक मिनट रुको, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ट्राइब के एक गु इमॉर्टल ने पूछा, लेकिन मूरोंग किंगसी बस उड़ती रही। उसका दिल घबराहट और डर से भरा हुआ था और वो सच्चाई पता लगाने के लिए बेचैन थी। हटो, चलो चलकर देखते हैं। आज तो ये लियांग शादी का प्रपोजल लेकर आने वाला था, लेकिन मूरोंग किंगसी इतनी परेशान है, कहीं। जल्द ही मूरोंग ट्राइब के हेडक्वार्टर्स से 3 गु इमॉर्टल फिगर्स उड़कर निकले और मूरोंग किंगसी के पीछे हो लिए। मूरोंग किंगसी के पास जो लाइफ टैबलेट गु और सोल लैंटर्न गु द, वो पहले ही टूट चुके द, इसलिए वो उनके भरोसे यू लियांग की लोकेशन का पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन वो रास्ता पता था जिससे यू लियांग मूरोंग ट्राइब आने वाला था। अभी के लिए उससे बस यूएस रास्ते को चेक करने की जरूरत थी। कुछ मिनट तक पागलों की तरह उड़ने के बाद मूरोंग किंगसी की नजरों के सामने अचानक एक तबाह हो चुका बैटलफील्ड आ गया। उसका पूरा जिस्म जोर से कांप उठा और वो तेजी से नीचे उतरी। यू लियांग, कहाँ हो तुम? मूरोंग किंगसी बार बार पुकारती रही, लेकिन अस्तबाह बैटलफील्ड में हवा की आवाज के सिवा उससे कोई जवाब नहीं मिला। ओह नो, यहां तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। ये कैसे हो सकता है? पीछे से आ रहे मूरोंग ट्राइब के तीनों गु इमॉर्टल्स ने यह सीन देखा और फौरन ही सिचुएशन की गंभीरता को समझ गए और उन्होंने भी तलाशी शुरू कर दी। चारों गु इमॉर्टल्स ने पूरा बैटलफील्ड छान मारा। आखिरकार उन्हें कुछ डिस्कवरीज हुई। एक इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु जमीन के काफी नीचे दबा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये लियांग का मरते वक्त छोड़ा हुआ आखिरी मैसेज था। किंगसी, तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। एक मूरोंग ट्राइब के गु इमॉर्टल ने चिंता से मूरोंग किंगसी को देखा। उसकी हालत साफ तौर पर ठीक नहीं थी और इस इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु को देखकर उसका दिमाग हिलने लगा और दिल डर से भर गया। लेकिन आखिरकार उसने अपने कांपते हाथों से उस मॉर्टल गु को पकड़ ही लिया। उसने फिर अपनी मेंटल सेंस उसके अंदर ट्रांसफर की और जैसे ही उसने अंदर का कंटेंट पढ़ा, वो चिल्ला उठी, फैंग युआन, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसकी आवाज में इतना दुख और ऐसी नफरत थी कि उसने दूसरे मूरोंग ट्राइब के गु इमॉर्टल्स के दिलों को भी हिलाकर रख दिया। अगले हाईपैल, मूरोंग किंगसी ने खून की एक उल्टी की और पीठ के बाल नीचे गिर पड़ी। लेकिन उसके दिल में गुस्सा और दुख इतना ज्यादा था कि वो बेहोश हो गई। दूसरे मूरोंग ट्राइब के गु इमॉर्टल्स फौरन उससे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। उससे चोट नहीं लगी थी, बस उसके दिल को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। उन्होंने थोड़ी देर आपस में बात की और डिसाइड किया कि उससे अभी होश में लाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद तीनों गु इमॉर्टल्स ने बारी बारी से अस गु वर्म के अंदर के कंटेंट को चेक किया। इस जरूरी इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु में लियांग की जिंदगी की आखिरी लड़ाई का सीन रिकॉर्ड था। उसका दुश्मन एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन था। यह एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल कर सकता था और उसके पास एक बहुत हाई पावरफुल डिफेंसिव मेथड भी था जो अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता था। उसकी पहचान लगभग तय थी। तीनों गु इमॉर्टल्स के दिमाग में फौरन एक नाम आया, ल्यू गुआनयी। लेकिन ल्यू गुआनयी का फैंग युआन से क्या रिश्ता था? वो कंटेंट पढ़ते रहे और फिर उन्हें सब समझ आया। लड़ाई के आखिरी हिस्से में वो एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन एक इंसान में बदल गया। वो ल्यू गुआनयी था और उसने यू लियांग पर एक जानलेवा मूव से वार किया। ये लियांग ने गाली दी, ल्यू गुआनयी, हमारे बीच ना कोई दुश्मनी है ना कोई गिला, फिर भी तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ल्यू गुआनयी ने ताना मारा, बड़ी अफसोस की बात है, तुम्हें तो भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। मर जाओ। ओ हाँ, ल्यू गुआनयी तो बस मेरा एक नकाब है, मेरा असली नाम फैंग युआन है। फैंग युआन। ये लियांग की नजरें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। फैंग युआन ने ताना मारते हुए कहा, है, मरने से पहले मेरा नाम जान पाना तुम्हारी खुशकिस्मती है, क्योंकि फ्यूचर में मेरा नाम पूरे जहां में गूंजेगा, अनगिनत लोग मेरे नाम से कांपेंगे। उसके बेरहम, वहशी और दबंग औरा ने मूरोंग ट्राइब के तीनों गु इमॉर्टल्स को झंझोर कर रख दिया। तो ल्यू गुआनयी हाई असल में फैंग युआन है और फैंग युआन हाई ल्यू गुआनयी, यह दोनों एक हाई इंसान हैं। कमीना, ल्यू गुआनयी नहीं, फैंग युआन, उसने यू लियांग को मारने की हिम्मत कैसे की? ये तो सीधे सीधे हमारे मूरोंग ट्राइब की बेइज्जती है। एक गु इमॉर्टल ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच लीं। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था।
लेकिन दूसरे डू इमोर्टल्स अजीब सी खामोशी में डूब गए। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? गुस्से में भरे गू इमोर्टल ने पूछा। अन दोनों गू इमोर्टल्स ने एक हाई वक्त पर आह भरी। उनमें से एक ने कहा, फैंग युआन वो अदरवर्ल्डली डेमन है जिसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह किया था। वो ल्यू ग्वान ये भी है जिसने रिवर्स फ्लो रिवर को कब्जे में किया और उसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है। उसने ये लुई ट्राइब और ल्यू ट्राइब दोनों से पंगा लिया है, पर उनका हाल देखो अब क्या है। हालांकि उन्होंने फैंग युआन के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी किए थे, लेकिन रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई के बाद इन दोनों ट्राइब्स ने सारी एक्टिविटीज रोक दी हैं और फैंग युआन से उलझने की हिम्मत नहीं करते। मुझे डर है कि हमारा मुरोंग ट्राइब भी। गुस्से में भरे गु इमोर्टल की एड फैल गई और वो चिल्लाया, डर किस बात का? हम महान हुवांग जिन ट्राइब से हैं, जाइन सुन के वंशज हैं। इतने सारे गु इमोर्टल्स के होते हुए हम एक मामूली से अदरवर्ल्डली डेमन से कैसे डर सकते हैं? हमें बदला लेना होगा। हमें उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचिस पाथ की ताकत दिखानी होगी। दूसरे डू गु इमोर्टल्स बस एक दूसरे को मजबूरी से देख सके। इतने सालों बाद भी मुरोंग जिंगशेंग वैसा का वैसा ही है। दोनों ने चुपके से आपस में बात की। उसको छोड़, ये मामला इतना सीधा नहीं है। मुरोंग किंगसी और ये लियांग की शादी सिर्फ हमारे मुरोंग ट्राइब का मामला नहीं है, लॉन्जेविटी हेवन भी इस पर नजर रखे हुए है। अगर ये ठीक से हैंडल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इसमें जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। ये हम जैसे रैंक 6 के छोटे मोट कैरेक्टर्स के बस की बात नहीं है। अगर हम लापरवाह हुए तो इस भंवर में फंसकार बिना लाश के मर जाएंगे। सही कह रहे हो। अभी सबसे जरूरी काम है इस सिचुएशन और इस जरूरी क्लू के बारे में फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को रिपोर्ट करना। लैंग या ब्लेस्ड लैंड, एक क्लाउड सिटी के अंदर एक सीक्रेट रूम में फैंग युआन आलाठी पालती मारे एक कुशन पर बैठा था। उसकी कास्ट के बैंड थी। उसका लगभग सारा ध्यान अपने सॉवरेन इमोर्टल एपिचर पर था। क्लेंस सोल इमोर्टल गू, जिसे हाल ही में रिफाइन किया गया था, हवा में तैर रहा था। बड़ी तादाद में मोर्टल गू और कुछ सप्लीमेंट्री इमोर्टल गू उसके चारों तरफ थे। ये सारे गू वॉर्म्स एक्टिवेट हुए, जिससे हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी एक इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर इकट्ठी हो रही थी। यह फैंग युआन का 8 हाथों वाला स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी था। हल्की सफेद रोशनी ने उससे काफी देर से ढक रखा था, लेकिन इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। लेकिन फैंग युआन परेशान या हैरान नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक आखिरी और सबसे जरूरी कदम नहीं उठाया था। वो बस इस इमोर्टल किलर मूव से अभी आदत डाल रहा था और सिचुएशन को आराम से संभाल रहा था। कुछ मिनट बाद फैंग युआन ने मन हाय मन सर हिलाया। उसने एक रैंक 7 गू इमोर्टल की सोल बाहर निकाली। ये लुई कनजिंग की सोल थी। ये लुई ट्राइब का एक रैंक 7 एक्सपर्ट। शायद तबाही के खतरे को महसूस करके ये लुई कनजिंग की सोल ने जोरदार स्ट्रगल किया, कान फाड़ने वाली चीखें निकाल रही थी। पर बस इतना ही। अभी के फैंग युआन की तो बात ही छोड़ दो, जिसके पास स्पेक्ट्रल सोल की असली इनहेरिटेंस थी। पहले भी वो इस मामूली सी सोल को आसानी से दबा सकता था। ये लुई कनजिंग जिंदा रहते हुए बहुत पावरफुल था, लेकिन ये तो बस एक सोल थी। ये क्या कर सकती थी? चैप्टर 1446 सोल पाथ ट्रैप टूटा जल्द हाय। ये लुई कनजिंग की सोल अस हल्की सफेद रोशनी के दायरे में आ गई। ये लुई कनजिंग की सोल अजीब तरह से शांत हो गई, बिल्कुल हिली नहीं, जैसे उसने अचानक सोचने की सहमता खो दी हो। फिर हल्की हरी रोशनी के छोटे छोटे कण अस सोल से निकलकर उड़ने लगे। इन रोशनियों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी और हवा में बारिश की बूंदों की तरह तैरने लगी। फैंग युआन ने मन में सोचा और रोशनी के अन कानों को एक दिशा मिल गई। वो तेजी से स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी की कई परतें इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर चढ़ गईं और उसके अंदर के सोल पाथ डाउ मार्क्स को नष्ट करने लगी। वक्त के साथ इमोर्टल ज़ॉम्बी पर लगे सोल पाथ डाउ मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगे। वहीं ये लुई कनजिंग की सोल भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। फैंग युआन का दिमाग बिल्कुल शांत पानी जैसा था। वो किलर मूव को बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से चलाए हुए था। इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में लगे सोल पाथ ट्रैप को पूरी तरह से हटाने के लिए इस किलर मूव को 3 दिन और 3 रात तक चलाए रखना जरूरी था। इस पूरे प्रोसेस में 1200 से ज्यादा रेड डेट इमोर्टल एसेंस के दाने खर्च होने थे। ये तब था जब एक रैंक 7 गू इमोर्टल की सोल और क्लेंस सोल इमोर्टल गू का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल उस तरीके से जो स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस में लिखा था। अगर फैंग युआन को ये खुद ट्रायल एंड एरर से सोचना पड़ता तो टाइम, मेहनत और रिसोर्सेस इतने लगते जिसका कोई हिसाब नहीं। फैंग युआन को इमोर्टल एसेंस की कमी की चिंता नहीं थी, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया। 3 दिन और 3 रात बीत गए। फैंग युआन ने धीरे धीरे किलर मूव को रोका।
उसने थोड़ा हिसाब लगाया। रेड डेट इमॉर्टल एसेंस का खर्च 1300 से ज्यादा हो गया था, और ये तब हुआ था जब उसने कुछ ओरिजिनल प्रोसीजर्स की जगह कुछ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया था। इस बड़े इमॉर्टल एसेंस के खर्च ने उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज एक झटके में खाली कर दिया। लेकिन फैंग युआन उल्टा खुशी से झूम उठा। परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू। उसने इस यूनिक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया, और डाओ मार्क्स को चेक करने के बाद वो सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराया। आखिरकार खत्म हो गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर लगा सोल पाथ ट्रैप पूरी तरह से हट चुका है। ये आसान नहीं था। सच में, ये बिल्कुल आसान नहीं था। सोल पाथ ट्रैप की प्रॉब्लम ने फैंग युआन को बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रखा था। ए फ्लैट, आखिरकार उसने इससे सुलझा लिया था। एक पाल के लिए कामयाबी की खुशी फैंग युआन के दिल में भर गई। लेकिन जब वो शांत हुआ तो उसने खुद इस पर टेस्ट नहीं किया। वो काफी सतर्क था। उसने बॉडी को चेक करने के लिए दूसरे गू इमॉर्टल सोल्स का इस्तेमाल किया। कई टेस्ट के बाद उसने कंफर्म कर लिया कि अब सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैब फैंग युआन ने अपनी सोल को इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में डाल दिया। अगले हाइपैल इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। फैंग युआन ने अपने 8 बड़े हाथों को देखा और अपने पूरे जिस्म को अंगड़ाई ली। आखिरकार मैं अपना जिस्म फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं। इस पल में फैंग युआन को थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं, जैसे वो एक लंबे सफ़र के बाद घर लौटा हो। फैंग युआन ने हल्के से अपने पेट को सहलाया। वहां बस एक रैंक 5 एपर्चर बचा था। पिछला रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ डेड एपर्चर पहले ही टूट चुका था, और स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स फैंग युआन के फिजिकल बॉडी में चले गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो फैंग युआन का स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी एक असली रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। यह रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ डेड एपर्चर वो अपर्चर था जो फैंग युआन को सेकंड एपर्चर गू इस्तेमाल करने के बाद मिला था, जिसे उसने इमॉर्टल एपर्चर तक बढ़ाया था। रैंक 5 पीक स्टेज वाला अपर्चर उसका असली एपर्चर था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा अभी भी उसके अंदर आसानी से सील था। एपर्चर की बैंगनी क्रिस्टल दीवारें पहले से ही दरारों से भरी हुई थी। आखिरकार स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था जो मॉर्टल एपर्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था। हालांकि फैंग युआन को अपर्चर की दीवारों के प्रेशर से टूटने की चिंता नहीं थी। वो इससे पहले भी संभाल सकता था, और अब तो वो इससे और भी बेहतर तरीके से कर सकता था क्योंकि उसके पास शैडो सेक्ट की इनहेरिटेंसेस थीं। फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा अभी हेवंसविल से भरा हुआ था। फैंग युआन को इससे इस्तेमाल करने के लिए इसमें से सारी हेवंसविल को निकालना पड़ेगा। एक पूरे रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा हासिल करना फैंग युआन के टारगेट से काफी दूर था। फैंग युआन का अगला प्लान इस फाउंडेशन को इस्तेमाल करके रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिफाइन करना था। लेकिन रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने से पहले मुझे पहले इस बॉडी को रैंक 6 तक पहुंचना चाहिए। रैंक 6 टाइम पाथ गू इमॉर्टल, यह फैंग युआन का शुरुआती प्लान था। फैंग युआन इस प्लान को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। कामयाब कोशिश के बाद फैंग युआन की सोल बाहर निकली और अपने सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी में वापस आ गई। जहां तक इस इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की बात है, उससे अभी भी गू फॉर्मेशन में दबा कर रखा गया था। आखिरकार स्प्रिंग ऑटम सकाडा में हेवंसविल थी। फैंग युआन को हर हालत के लिए तैयार रहना था। चलो विजडम गू को टेस्ट करते हैं। जब उसने ये सोचा तो फैंग युआन को असल में एक हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता महसूस हुई। वो सीक्रेट रूम से बाहर आया और सीधे विजडम गू की तरफ उठ गया। जब से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हेवनली कोर्ट ने हमला करके कब्जा किया था, विजडम गू को हेरी मैन गू इमॉर्टल्स किसी सीक्रेट मेथड से लंग या ब्लेस्ड लैंड लड़ाए थे। तब से लंग या लैंड स्पिरिट हाई उससे पाल पोस रहा था और उससे कहीं और ट्रांसफर नहीं किया गया था। फैंग युआन जल्द हाई विजडम गू के सामने पहुंच गया। इस हरकत ने लाजमी तौर पर लंग या लैंड स्पिरिट का ध्यान खींचा। लैंग या लैंड स्पिरिट का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। फैंग युआन, किसी ने तुम्हें फंसाया है। क्या मतलब? ही, ये लियांग मार गया। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा क्लू छूटा है जो सीधे तुम्हें कातिल बता रहा है। और तो और, तुम्हारी ल्यू ग्वान यी वाली आइडेंटिटी भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ए फ्लैट, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड, नहीं, 5 रीजन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड इस खबर से हिल गया है। लैंग या लैंड स्पिरिट हैसा। हालांकि फैंग युआन को सोल पाथ ट्रैप से छुटकारा पाने के लिए एक रैंक 7 गू इमॉर्टल की सोल की जरूरत थी, उसके पास ऐसी सोल्स पहले से हाई थीं। ना सिर्फ ये लुई कंजिंग, उसके पास फेरी स्वेबो, ल्यू ट्राइब के ल्यू योंग, माहोंग यू की सोल, और यहां तक कि ही चेंग का पूरा जिंदा जिस्म भी था। पहले
सिक्स्थ हेयर इस बात से चिंतित था कि फैंग युआन किसी गु इमॉर्टल को मारने नॉर्दर्न प्लेन्स जाना चाहता है। फैंग युआन ने जवाब दिया था कि सब कंट्रोल में है, वो जाहिर है ऐसा रिस्क नहीं लेगा, उसके पास पहले से हाईगु इमॉर्टल सोल्स द जिन्हें इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फैंग युआन जो करना चाहता था वो था आराम करना, खुद को मजबूत करते हुए वक्त के लिए कोशिश करना, वो बाहर जाकर लड़ना नहीं चाहता था। सारी डिटेल्स पूछने के बाद फैंग युआन को जल्द ही समझ आ गया, ये शायद हेवनली कोर्ट का काम है। ये लियांग एक अकेला इमॉर्टल है, लेकिन लॉन्जेविटी हेवन ने उसकी और मुरोंग किंगसी की शादी के लिए हाँ कर दी, और इससे होते देखकर खुशी भी जाहिर की। यह लॉन्जेविटी हेवन की आने वाले महान युग का सामना करने की तैयारी है। लेकिन हेवनली कोर्ट ये कैसे होने दे सकता है? वो जाहिर है इस प्लान को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। फैंग युआन, तुम्हारा एनालिसिस काफी लॉजिकल है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया, फिर अजीब ढंग से मुस्कुराया। अब लॉन्जेविटी हेवन बहुत गुस्से में है, और नए नए बने साउथ डिजोलेशन इमॉर्टल याओ हुवांग ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो तुम्हें पकड़कर सजा दिलवाएगा। तुम अब न सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ के पक्के दुश्मन हो, बल्कि डिमोनिक पथ और लोन इमॉर्टल्स भी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। फैंग युआन ने हामी भरते हुए गुर्राया, ये समझने लायक था। रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ से दुश्मनी मोल ली थी, और साथ हाई ओल्ड एंसेस्टर जूहू से भी, जो डिमोनिक पाथ को रिप्रेजेंट करता था। यून लियांग नॉर्दर्न प्लेन्स के लोन इमॉर्टल्स का एक सिंबल था, और फैंग युआन, जिसे उसका कातिल कहा जा रहा था, उससे लाजमी तौर पर इस ग्रुप की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी से अपनी चाल चलो, मुझे देखने दो कि तुम लाइट ऑफ विजडम को बुला सकते हो या नहीं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने बेसब्री से कहा। ओके, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। कामयाबी की संभावना काफी ज्यादा थी, अगर ये कामयाब हो गया तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चैप्टर 1447 जो खोया था वो वापस पाया। फैंग युआन जमीन पर आलाठी पालती मारे बैठ गया और अपने इमॉर्टल एपर्चर से 8 हाथों वाला इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी बाहर निकाला। फिर लंग या लैंड स्पिरिट की नजरों के सामने उसने अपनी सोल बाहर निकाली और इस इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में दाखिल हो गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। फैंग युआन ने एक नज़र सॉवरन इमॉर्टल बॉडी पर डाली और फिर विजडम गू की तरफ मुड़ा। विजडम गू, उसने अपनी भारी और अजीब आवाज में कहा, तुम्हें हमारा समझौता याद है? विजडम गू इधर उधर खेल रहा था, लेकिन ये शब्द सुनते ही वो फौरन रुक गया और हवा में तैरने लगा, चुपचाप फैंग युआन को देखता हुआ। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। फैंग युआन अपनी सांस रोकने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि इमॉर्टल ज़ॉम्बी को सांस लेने की जरूरत नहीं थी। विजडम गू जैसे अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था, और वो फैंग युआन के चक्कर लगाने लगा। वो बार बार चक्कर लगाता रहा और लगातार फैंग युआन को ऑब्जर्व करता रहा। थोड़ी देर बाद वो रुक गया और एक बड़े से पेड़ के पत्ते पर बैठ गया। और फिर एक रंगीन रोशनी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, विजडम गू के जिस्म से फैलने लगी। द लाइट ऑफ विजडम, सक्सेस। मैं आखिरकार कामयाब हो गया। फैंग युआन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। साइड में खड़ा लंग या लैंड स्पिरिट हैक बक्का रह गया, ये नज़ारा वो पहली बार देख रहा था। लाइट ऑफ विजडम, ये सच में लाइट ऑफ विजडम है। लैंग या लैंड स्पिरिट लाइट ऑफ विजडम के पास गया और फौरन महसूस किया कि उसके विचार एकदम तेज हो गए हैं। एक पाल के लिए वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन वो सावधानी से लाइट ऑफ विजडम के दायरे से बाहर आ गया और फिर जलन से फैंग युआन को देखा, जो रोशनी के अंदर था। फैंग युआन सच में लाइट ऑफ विजडम को बुलाने में कामयाब हो गया। कमाल है, ये लड़का सच में कमाल है। हैरानी के बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा, वो सोच में पड़ गया था। हालांकि डू लैंड स्पिरिट्स द, लेकिन दोनों की यादें एक हाई थीं। लैंग या लैंड स्पिरिट को अभी भी कुछ साल पहले का वो वक्त याद था, जब फैंग युआन तब सिर्फ एक गू मास्टर था, एक मामूली सा इंसान जो पहली बार लंग या ब्लेस्ड लैंड आया था। लेकिन इन कुछ सालों में फैंग युआन न सिर्फ एक गू इमॉर्टल बन गया था, बल्कि उसका नाम अब 5 रीजन्स में बदनाम था, और उसके पास रैंक 8 से लड़ने की ताकत थी। और अब वो लाइट ऑफ विजडम को बुला सकता था और उसे इस्तेमाल भी कर सकता था। उसकी ग्रोथ आसमान छू रही थी, वो सच में आसमान में उठ चुका था। अगर फैंग युआन को शैडो सेक्ट की इनहेरिटेंसेस ना मिली होती और सिर्फ लाइट ऑफ विजडम मिली होती, तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक पंखों वाला शेर माना जा सकता था। लेकिन फैंग युआन के पास शैडो सेक्ट की इनहेरिटेंसेस थी, इसलिए लाइट ऑफ विजडम से फैंग युआन को जो मदद मिल सकती थी, वो सोच से भी परे थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अनागिनत साल देखे थे और हर तरह के लोगों से मिला था,
लेकिन अब वो फैंग युआन की ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगा सकता था। कोई तरीका ही नहीं था अंदाजा लगाने का। वो फैंग युआन के आगे के कल्टीवेशन और प्रोग्रेस का बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकता था। फ्यूचर में फैंग युआन जो भी कामयाबी हासिल करता, अब वो समझ में आने लायक और स्वीकार करने लायक थी। जल्द हाई फैंग युआन ने अपनी हंसी को काबू किया। वो शांत हुआ और विजडम गू से बोला, ठीक है विजडम गू, प्लीज रुको, मुझे थोड़ा आराम करने दो। लाइट ऑफ विजडम धीरे धीरे सिकुड़ गई और गायब हो गई। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, विजडम गू, चलो जारी रखते हैं। अगले हाईपैल, लाइट ऑफ विजडम एक बार फिर फैल गई। फैंग युआन ने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच लिन, वो बेहद एक्साइटेड था। इस बात ने पूरी तरह साबित कर दिया था कि लाइट ऑफ विजडम एक बार फिर वापस आ चुकी थी। अब से अगर कोई हादसा ना हुआ तो वो हमेशा के लिए लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन फिर लंग या लैंड स्पिरिट की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, चलिए इनहेरिटेंसेस एक्सचेंज करते हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने मन ही मन तारीफ की, फैंग युआन का दिमाग अभी भी कितना साफ है। ठीक है, वो मान गया बिना जरा भी हिचकिचाए। अगर ये पिछला लंग या लैंड स्पिरिट होता तो शायद वो माना कर देता क्योंकि उसे सिर्फ गू रिफाइन करना पसंद था। लेकिन अब वाला लंग या लैंड स्पिरिट चाहता था कि हैरी मेन दुनिया पर राज करें, इसलिए उसने सख्त पॉलिसीज जारी की थीं, टैलेंट्स को एक्टिवली प्रमोट कर रहा था और लंग या सेक्ट को एक पावरफुल सेक्ट बनाने के लिए सब कुछ कर रहा था। और ऐसे सेक्ट को जाहिर है कई पाथ्स में शामिल होना पड़ता, सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ से काम नहीं चलता। आखिरकार रिफाइनमेंट पाथ की बैटल स्ट्रेंथ दूसरे पाथ्स के मुकाबले कम थी। इसलिए लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के पास जो ढेर सारी इनहेरिटेंसेस थीं, उनके लिए वो बहुत लालायत था, खास करके स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस। उस जमाने में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने अनागिनत लोगों का कत्ल किया था, वो सबसे ज्यादा कातिलाना फितरत वाला वेनरेबल था। उसकी सोल पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में लाजमी तौर पर जबरदस्त ताकत थी। अगर लैंग या सेक्ट को ये मिल जाती तो ये सेक्ट की कमी को पूरा कर देती। दोनों तरफ से जल्द हाई एक्सचेंज पूरा हो गया। फैंग युआन को लंग या सेक्ट की लगभग सारी इनहेरिटेंसेस मिल गईं, जिसमें पूरी सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की रिफाइनमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस भी शामिल थी। और लंग या लैंड स्पिरिट को स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस, लिमिटलेस की ट्रू इनहेरिटेंस, रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस, पैराडाइस अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस और साथ हाई अनागिनत दूसरी ट्रू इनहेरिटेंसेस मिलीं। शैडो सेक्ट ने जिन इनहेरिटेंसेस को जमा करने की जहमत उठाई थी, वो जाहिर है बेहतरीन से भी बेहतर थीं। इसलिए वैल्यू के हिसाब से फैंग युआन ने लंग या सेक्ट से ज्यादा दिया था। इस फर्क को पूरा करने के लिए लंग या लैंड स्पिरिट ने लुओपो वैली एक बार फिर फैंग युआन को सौंप दी। इस वक्त फैंग युआन पूरी दुनिया का दुश्मन था। उसके पिछले कामों को जोड़कर देखें तो लैंग या लैंड स्पिरिट का यूएस पर भरोसा काफी बढ़ गया था। फैंग युआन हम में से ही एक है। वैसे भी अगर मैं उससे डे भी दूं तो मेरे सेक्ट के लोग अभी भी लुओपो वैली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंग या लैंड स्पिरिट का सीक्रेट कैलकुलेशन था। और फैंग युआन के लिए उससे पहले हाई सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस का एक हिस्सा मिल चुका था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की 3 महान ट्रू इनहेरिटेंसेस में से एक। ए फ्लैट, उससे उसका पूरा सार मिल गया था। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की रिफाइनमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में ZYA डटार हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल रिफाइनमेंट पाथ मेथड के बारे में बात की गई थी, जो फैंग युआन के लिए सीधे तौर पर ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी। इस सौदे में दोनों तरफ ने इनहेरिटेंसेस खरीदी और बेची। इसमें कोई इमॉर्टल गू शामिल नहीं था। जाहिर है फैंग युआन सच में लंग या सेक्ट से कुछ इमॉर्टल गू लेना चाहता था, जैसे कि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस। बदकिस्मती से लंग या लैंड स्पिरिट इन इमॉर्टल गू को ना बेचने पर आदिक था। फैंग युआन फौरन वहां से नहीं गया, बल्कि लाइट ऑफ विजडम में नहाता रहा और हर तरह के इश्यूज पर सोचने लगा। ये देखकर लंग या लैंड स्पिरिट दुख के साथ चला गया। लाइट ऑफ विजडम की मदद एक बार फिर मिलने से फैंग युआन अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर तरह के विजडम पाथ मेथड्स एक साथ एक्टिवेट हुए, जिससे उसके विचार लगातार आपस में टकरा रहे थे। वो इमॉर्टल किलर मूव जो अफेक्शन इमॉर्टल गू और सेल्फ लव इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करता था, उसने फैंग युआन को इमॉर्टल लेवल का सेल्फ विल गू दे दिया, जिससे उससे विल्स का एक अनंत भंडार मिल गया। इस तरह लाइट ऑफ विजडम अपने जादुई असर को अपनी हद तक दिखा सकता था और जल्द ही फैंग युआन को एक संतोषजनक जवाब मिला। इमॉर्टल किलर मूव, गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट। यह स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस में एक इमॉर्टल किलर मूव का सेट था। इसका असर था हेवंस विल और दूसरे गू इमॉर्टल्स के डिडक्शन से बचाना। ये एक डिफेंसिव किलर मूव था। इसे 4 लेवल्स में बांटा गया था, जो रैंक 6, रैंक 7,
रैंक 8 और रैंक 9 के अनुसार थे। ओरिजिनल फाउंडेशन के साथ फैंग युआन ने इस इमॉर्टल किलर मूव को मॉडिफाई किया ताकि कोर इमॉर्टल गू के बिना भी वो दूसरे इमॉर्टल गू को रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। चैप्टर 1448 गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट मॉडिफाई किए गए इमॉर्टल किलर मूव गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट में रैंक 7 चेंज सोल इमॉर्टल गू और रैंक 6 क्लेंस सोल इमॉर्टल गू को कोर बनाया गया था। कई फेलियर्स के बाद फैंग युआन इससे एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया। उसने सीधे अपनी सोल को सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी से बाहर निकाल लिया। उसकी सोल हवा में तैर रही थी, वो ज्यादा कंडेंस्ड नहीं थी। उसका सोल फाउंडेशन बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक की वजह से कई बार खर्च हो चुका था और अब सिर्फ 100 मैन सोल लेवल का रह गया था। फर्क यह था कि उसकी सोल अब एक चौड़े से लिबास से ढकी हुई थी जिसकी लंबी आस्तीनें थीं और नीचे का हिस्सा जमीन पर घसीट रहा था। यह किलर मूव गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट का हाई एक रूप था। इसका आम नाम गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट था, लेकिन अगर इससे बांटा जाए तो रैंक 6 लेवल के गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट को गोस्ट सोल्जर गारमेंट कहते थे, रैंक 7 को गोस्ट जनरल गारमेंट, रैंक 8 को गोस्ट किंग गारमेंट और रैंक 9 को गोस्ट वेनरेबल गारमेंट। रैंक 9 लेवल पर यह रैंक 9 वेनरेबल के डिडक्शन से बचा सकता था। जाहिर है यह सिर्फ थियरी में था, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने भी इस किलर मूव को पस्त में रैंक 9 तक नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उससे जरूरत नहीं थी। जिंदा रहते हुए वो एक महान डेमन वेनरेबल था, अनागिनत लोगों को मारता था, उससे डिडक्शन से बचने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए उसके गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट का सबसे ऊंचा लेवल सिर्फ रैंक 8 था। फैंग युआन की सोल ने यूज चेक किया और कंफ्यूज हो गया, है ये सिर्फ रैंक 6 गोस्ट सोल्जर गारमेंट क्यों है? किलर मूव को मॉडिफाई करने के बाद कोर को रैंक 7 चेंज सोल और रैंक 6 क्लेंस सोल से बदल दिया गया था। इसका मतलब ये एक रैंक 7 किलर मूव था, तो फिर ये गोस्ट जनरल गारमेंट की जगह गोस्ट सोल्जर गारमेंट क्यों था? क्या ये मेरे मॉडिफिकेशन की वजह से है? ये ख्याल फैंग युआन के दिमाग में आते ही उसने इससे नकार दिया। उसने इससे मॉडिफाई करने के लिए लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल किया था। ये गलत कैसे हो सकता है? ओ, समझ गया। फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर यूज एहसास हुआ। जवाब उसके जिस्म में ही था। गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट के नीचे कपड़ों की एक और परत थी। अगर गोस्ट सोल्जर गारमेंट को फटे पुराने कपड़े से बना एक घटिया प्रोडक्ट कहा जाता, तो ये अंदर का लिबास रेशम जैसा था। ये बेहद कम्पैक्ट था, एक नफीस और चिकना एहसास दे रहा था। डाउ मार्क्स का ये लिबास रैंक 9 इमॉर्टल किलर मूव गोस्टली कंसीलमेंट था। सिर्फ उनके रैंक्स के आधार पर गोस्ट सोल्जर गारमेंट कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। असली गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट सीधे मेरी सोल से जुड़ने के लिए बना था, लेकिन अब बीच में एक परत आ गई है, इसलिए ये रैंक 7 से गिरकर रैंक 6 हो गया। फैंग युआन ने कभी ऐसी प्रॉब्लम की उम्मीद नहीं की थी। वो हमेशा से सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स के फायदे का लुत्फ उठाता आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मामले में वो थोड़ा लड़खड़ा जाएगा। मेरे सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी में डाउ मार्क्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग पाथ्स के किलर मूव्स के बीच अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। गोस्टली कंसीलमेंट के नाम में घोस्ट है, लेकिन ये एक थेफ्ट पाथ किलर मूव है, जबकि गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट एक सोल पाथ किलर मूव है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे बुनियादी तरीका है दोनों को मिलाकर एक मूव बनाना। ये सोचते हाई फैंग युआन ने मजबूरी में मुस्कुराया। मुश्किल बहुत बड़ी थी। फैंग युआन को गोस्टली कंसीलमेंट के बारे में कोई समझ नहीं थी। इसके अलावा उसके पास थेफ्ट पाथ और सोल पथ में अटेनमेंट की कमी थी। लाइट ऑफ विजडम की मदद से डिड्यूस करने के बावजूद प्रोग्रेस बेहद धीमी होगी। मौजूदा हालत के मुताबिक उससे बिना रुके सैकड़ों से हजारों साल तक डिड्यूस करना पड़ेगा और तब भी शायद उसे कामयाब नतीजा ना मिले। आखिरकार वो एक रैंक 9 किलर मूव था और फैंग युआन के लिए रैंक 9 बहुत दूर था। रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो अभी तक एक रैंक 8 गू इमॉर्टल भी नहीं था। तो फिर यही करते हैं। फैंग युआन ने अपनी सोल को वापस अपने जिस्म में डाल लिया। उसका अपने तरीके को और बेहतर करने का कोई इरादा नहीं था। उससे शैडो सेक्ट की सारी इनहेरिटेंसेस मिल चुकी थी और अभी अभी उसने उन्हें लंग या सेक्ट की लगभग सारी इनहेरिटेंसेस से एक्सचेंज कर लिया था। ये सिर्फ लगभग था, कुछ खास चीजें जिन्हें दोनों ने एक्सचेंज नहीं किया था। ये लंग या सेक्ट और फैंग युआन दोनों पर लागू होता था। इसके बावजूद लंग या सेक्ट में इनहेरिटेंसेस का लगभग पूरा कलेक्शन एक विशाल मात्रा तक पहुंच गया था, जो शैडो सेक्ट के कलेक्शन से बस थोड़ा ही कम था। आखिरकार लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मेडिवल एंटिक्विटी इरा से था। वो 3 लाख साल पहले जिंदा था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड भी 3 लाख सालों से अस्तित्व में था।
सिर्फ वक्त के हिसाब से लंग या सेक्ट शैडो सेक्ट से काफी पुराना था। लेकिन लंग या सेक्ट की इनहेरिटेंसेस बुनियादी तौर पर सब रिफाइनमेंट पाथ से जुड़ी थीं, यहां तक कि दूसरे पाथ्स की इनहेरिटेंसेस भी ZYA डेटार रिफाइनमेंट पाथ से हाई जुड़ी थीं। इसके अलावा लंग या सेक्ट की कलेक्शन एबिलिटी बिल्कुल भी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और शैडो सेक्ट से मैच नहीं कर सकती थी। फैंग युआन दोनों कलेक्शंस को अपने इस्तेमाल के लिए हासिल कर पाया। सिर्फ इनहेरिटेंसेस के मामले में वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के किसी भी एक पुराने सेक्ट से आगे निकल चुका था। 2 या 3 पुराने सेक्ट्स को मिलकर उसके पास जितनी इनहेरिटेंसेस थीं, उसकी बराबरी करनी पड़ती। जहां तक हेवनली कोर्ट की बात है, फैंग युआन उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। हेवनली कोर्ट पर 3 इमॉर्टल वेनरेबल्स ने शासन किया था और उसका इतिहास बेहद लंबा था। उसकी स्थापना 30 लाख साल पहले रिमोट एंटिक्विटी एरा में हुई थी। फैंग युआन के पास मौजूदा इनहेरिटेंसेस को मिलाकर गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट उसके लिए सबसे सूटेबल था और उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा था। फ्यूचर में ये सबसे काम का इमॉर्टल किलर मूव होगा जो दूसरों के डिडक्शन से बचा सकता है और हेवंस विल को भी धोखा दे सकता है। ये कहा जा सकता है कि गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट किलर मूव स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस का एक मुख्य हिस्सा था। ये बहुत खास था। एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह हमेशा के लिए रह सकता था। इसमें इमॉर्टल एसेंस खर्च नहीं होता था, बल्कि ये खुद को मेंटेन करने के लिए गू इमॉर्टल का सोल फाउंडेशन खर्च करता था। थियोरेटिकली जब तक गू इमॉर्टल की सोल मौजूद है और घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट पर सीधा हमला नहीं होता, ये अनंत काल तक रह सकता था। ठीक इसलिए क्योंकि ये गू इमॉर्टल के सोल फाउंडेशन से जुदा था। इसका एक और बड़ा फायदा था, इसकी ताकत गू इमॉर्टल के सोल फाउंडेशन के हिसाब से बदलती थी। जब गू इमॉर्टल का सोल फाउंडेशन बढ़ता तो गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट की ताकत भी बढ़ जाती, और उसी तरह अगर सोल फाउंडेशन गिरता तो गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट भी कमजोर हो जाता। पहले मेन डार्क लिमिट इमॉर्टल गू इस्तेमाल करता था और मुझे हर थोड़े वक्त के बाद उससे रिएक्टिवेट करना पड़ता था ताकि उसका असर बना रहे। ये सच में बहुत परेशानी वाला था, खासकर भागते वक्त। लेकिन गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट सिर्फ एक बार एक्टिवेट करने पर हमेशा के लिए रह सकता है और इसकी ताकत मेरे सोल फाउंडेशन के साथ बढ़ती है। ये एक प्रैक्टिकल इमॉर्टल किलर मूव था। असल में दूसरे सोल पाथ किलर मूव्स भी थे जो इसके साथ इस्तेमाल किए जा सकते थे, जैसे कि किलर मूव्स सोल शेकिंग फ्लैग और सोल शैकल। यह 2 मूव्स गोस्ट सोल्जर गारमेंट के साथ इस्तेमाल किए जा सकते थे। एक बार एक्टिवेट होने पर जब फैंग युआन की सोल उसके जिस्म से निकलेगी तो वो न सिर्फ घोस्ट गारमेंट से ढकी होगी, बल्कि उसके पास हथियार भी होंगे, दाएं हाथ में सोल शेकिंग फ्लैग और बाएं हाथ में सोल शैकल्स। इसके साथ यहां तक कि फैंग युआन की सोल के पास भी हमला करने की ताकत आ जाएगी। यह स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस की एक जरूरी विशेषता भी थी, एक इंसान की सोल को पावरफुल बैटल स्ट्रेंथ देना। हालांकि फैंग युआन ने सिर्फ गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट को चुना और सोल शेकिंग फ्लैग या सोल शैकल को नहीं चुना। गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट का असर टेस्ट करने के बाद फैंग युआन लाइट ऑफ विजडम में नहाता रहा। लाइट ऑफ विजडम की मदद से उसने अपनी मौजूदा सिचुएशन पर गौर करना शुरू कर दिया। गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट और लंग या ब्लेस्ड लैंड के साथ मेन सेफ हूं। अगर हेवनली कोर्ट हमला करता भी है तो मैं अपनी ताकत के बाल पर भाग सकता हूं। लेकिन मुझे जो करना है वो है हेवनली कोर्ट के फेट इमॉर्टल गू को पूरी तरह से तबाह करना। 10 साल बाद हेवनली कोर्ट ने फेट को जरूर रिस्टोर कर लिया होगा और तब तक शायद मेरे जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। ये सबसे परेशानी वाला मुद्दा था जिसका फैंग युआन सामना कर रहा था। हेवनली कोर्ट के पास खौफनाक ताकत थी। हेवनली कोर्ट पर हमला करना तो दूर की बात, फैंग युआन के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट में घुसना भी बेहद खतरनाक था। हेवनली कोर्ट को सिर्फ 1 या 2 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भेजना था और वो फैंग युआन की हालत खराब कर सकते थे। लाइट ऑफ विजडम का सहारा लेने के बावजूद फैंग युआन ये सोचने में नाकाम रहा कि इस सबसे बड़ी समस्या को कैसे हल किया जाए। खुशकिस्मती से मेरे पास अभी भी रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने यूएस जमाने में फेट गू को नुकसान पहुंचाया था और अपनी ट्रू इनहेरिटेंसेस छोड़ी थीं। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, जो जरूरी चाबी है, मेरे हाथ में होने से मेरे पास उसकी ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल करने की बहुत बड़ी संभावना है। फैंग युआन ने रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट के एक रैंक 8 टाइम पाथ गू इमॉर्टल लॉर्ड हुवैंगशी को मारा था। तो शायद वो रेड लोटस की दूसरी ट्रू इनहेरिटेंसेस का इस्तेमाल करके फेट इमॉर्टल गू को तबाह करने की उम्मीद ढूंढ सकता था। फेट गू के भरोसे हेवनली कोर्ट आज तक अटल खड़ा था। फेट गू और स्टार कॉन्स्टलेशन के इंतजामों के भरोसे हेवनली कोर्ट ने 3 डेमन वेनरेबल्स का सामना किया था।
फेट गू के भरोसे हेवनली कोर्ट ने हमेशा पूरी दुनिया में नंबर 1 गू इमॉर्टल फोर्स की गद्दी पर कब्जा कर रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि फेट इमॉर्टल गू को तबाह करना हेवनली कोर्ट को हराने की चाबी थी। अगर फैंग युआन ने फेट को तबाह नहीं किया तो 10 साल बाद हेवनली कोर्ट का वक्त होगा फैंग युआन की जान लेने का। फैंग युआन ने शैडो सेक्ट की विरासत हासिल की थी और इस बात की उससे गहरी जानकारी थी। लेकिन अभी रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस के पीछे जाने का सही वक्त नहीं है। हेवनली कोर्ट से एक बार गलती हो चुकी है, लेकिन उन्हें बहुत सारी कीमती इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगली बार वो बहुत ज्यादा ताकत और भी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले खुद को डेवलप करना जारी रख सकता हूं और अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूं। उसके बाद हाईमेन रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस लेने जाऊंगा, तभी मेरे पास फेट गू को तबाह करने की कुछ उम्मीद होगी। इजाम प्लान के बारे में कोई शक नहीं था। फैंग युआन के पास इस वक्त इमॉर्टल एसेंस की कमी थी, जबकि उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोन स्टोरेज भी लगभग खाली था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पहले से ही निशाने पर था। पिछली लड़ाई में फंग जियोगे का साउंड पाथ किलर मूव पहले हाई रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील में घुसने लगा था और फैंग युआन के में बॉडी पर असर कर रहा था। रिवर ऑफ टाइम के अंदर हुई लड़ाई के दौरान वो एक स्टोन लोटस आइलैंड की ताकत इस्तेमाल करने के बाद बड़ी मुश्किल से लॉर्ड हुवांगशी को मार पाया था। ए फ्लैट फैंग युआन के पास स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस के साथ साथ अनागिनत इनहेरिटेंसेस थे। उसके पास डांगू माउंटेन, लुओपो वैली और लाइट ऑफ विजडम भी थे। इस सिचुएशन में अगर वो खुद को डेवलप और मजबूत नहीं करता और उसके बजाय इधर उधर भागकर मुसीबत खड़ी करता, तो ये सच में मौत को दावत देना होगा। चैप्टर एंड।